हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने गेट 2018 के क्वेश्चन मॉर्निंग सेशन के करे थे, पर एक क्वेश्चन हमारा रह गया था जो मॉर्निंग सेशन में आया था, तो उससे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अ कॉलम एट अ हाइट h with rectangular cross section of a cross 2a has a buckling load of p if the cross section is changed to 0.5 a cross 3a and height changed to 1.5 h, the buckling load of the redesigned column will be। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हम बकलिंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बकलिंग लोड कैलकुलेट करने के लिए कॉलम में हमारे पास यूलर्स थ्योरम होता है या यूलर्स फॉर्मूला होती है। यूलर जी ने जो दिया हुआ है, तो बकलिंग लोड विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूलर थ्योरी के यूलर थ्योरी में जो फॉर्मूला गिवन है बकलिंग लोड का, वो फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में हमें सारी टर्म्स पता है, जैसे ई इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आई मिनिमम क्या होगा, आई मिनिमम विल बी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी माइनर एक्सेस। एल इफेक्टिव हमें पता है कि डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस के लिए हम डिफरेंट एल इफेक्टिव निकल के आते हैं, इफेक्टिव लेंथ हमारे पास चेंज हो जाती है सपोर्ट कंडीशन के साथ। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी सपोर्ट कंडीशन नहीं दी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों एंड्स क्या है, हमारे पास पिन है। तो पिन के केस में जो एल इफेक्टिव होता है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ द कॉलम या फिर लेंथ ऑफ द कॉलम के बराबर हो जाता है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, दो कॉलम केस है हमारे पास। केस वन में जहाँ पे कॉलम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, केस वन में ए क्रॉस 2a का हमारे पास एक कॉलम है, और सेकंड इसी यहाँ पे जो हाइट ऑफ द कॉलम है वो h की है। इसी कॉलम को रीडिजाइन किया गया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर दिया गया। तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर मैं चेंज करूंगा तो वो कुछ इस तरह से बना, 0.5a क्रॉस 3a में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब हमें क्या बताना है कि अगर इसके लिए बकलिंग लोड P था हमारे पास पहले वाले केस के लिए, तो रीडिजाइन सेक्शन के लिए कितना हमारे पास बकलिंग लोड होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट P2 इन टर्म्स ऑफ P, पहले के कंपैरिजन में कितना बकलिंग लोड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट यूलर थ्योरी का जो फॉर्मूला गिवन है उसमें पुट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहे। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि P जो बकलिंग लोड है हमारे पास वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई मिनिमम बाय एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ डायरेक्टली, देखो इससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, हमें ई मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोनों ही केसेस में वी हैव टू कैलकुलेट ई मिनिमम। यहीं पे इस क्वेश्चन का जो मतलब गलती होने के चांसेस है वो यहीं लाई करती है कि ई मिनिमम की कैलकुलेशन में। तो जनरली हम जो ई मिनिमम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर, सॉरी आई मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो जो गलती के चांसेस रहते हैं वो यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे आई कैलकुलेट करना है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मेरे को पता है बी डी क्यूब बाय 12 होता है, पर एक्चुअली ये इसके साथ मुझे ये पता होना चाहिए किस साइड का क्यूब होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाया, इसे डी साइड से नोट किया और इसे बी साइड से नोट किया, इसे एक्स से, इस एक्सेस को एक्स एक्स एक्सेस कह रहा हूँ और इस एक्सेस को वाई वाई एक्सेस कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे आई एक्स एक्स कोई पूछेगा तो आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12, और ये आई एक्स एक्स है। सिमिलरली आई वाई वाई कोई पूछेगा मेरे से तो आई वाई वाई विल बी इक्वल टू डी बी क्यूब बाय 12। इसका मतलब एक्सेस अगर चेंज कर दूंगा तो इससे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली ये फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, जिस भी साइड को एक्सेस कट करेगी, देखो आई एक्स एक्स में किस साइड को कट किया है, डी साइड को कट किया है या डी डायमेंशन को कट किया है, तो उसका क्यूब हो जाएगा। वाई वाई एक्सेस ने बी को कट किया है तो उसका क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास तरीका होता है। तो अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, आई मिनिमम निकालना है। इस फॉर्मूले में क्या होता है, आई मिनिमम का यूज होता है। तो आई मिनिमम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो पहले वाले के लिए अगर मैं देखूंगा तो देखो किस एक्सेस के अबाउट आई मिनिमम निकलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं ए का क्यूब करूंगा तो वो स्मॉलर होगा इन कंपेरिजन टू अगर मैं 2a का क्यूब करूंगा। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ आई मिनिमम ऑफ फर्स्ट। तो आई मिनिमम ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू 2a इंटू ए क्यूब बाय 12। तो सिंपली ये कितना आ जाएगा, 2a की पावर 4 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ आई मिनिमम फॉर सेकंड सेक्शन में कैलकुलेट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, वो सिंपली वो हो जाएगा 3, क्योंकि मुझे क्या है आई मिनिमम कैलकुलेट करना है, 3a इंटू 0.5a का होल क्यूब डिवाइड बाय 12। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 इंटू 0.5 को अगर मैं हाफ लिख लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 12, और 2 का क्यूब मेरे पास 8, ए की पावर 4। यहाँ से क्या आ गया, आई मिनिमम ऑफ सेकंड सेक्शन आ गया। सिमिलरली एल इफेक्टिव, पहले वाले के लिए एल इफेक्टिव एच गिवन है, दूसरे वाले के लिए जो एल इफेक्टिव है वो कितना गिवन है, 1.5 टाइम्स ऑफ द एच। तो यहाँ से हमें सारी वैल्यूज पता पड़ गई। इन वैल्यूज को मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर लेता हूँ। तो P2 by P will be equal to
आई मिनिमम का जो उसका रेशियो होगा दैट इज 3a की पावर 4 12 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 2a की पावर 4 इंटू 12। ये मेरे पास आई मिनिमम का रेशियो हो गया, मॉडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो। यहाँ पे मैं किसका रेशियो लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1.5 और ये h डिवाइड बाय h का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं सिंपली वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो P2 विल बी इक्वल टू P बाय 12। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वैल्यूज पुट करके मतलब कैंसिल आउट करके देख लेना, आंसर विल बी P बाय 12। तो ये हमारे पास अगर हम ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बस ये एक चीज ध्यान देनी है कि ये आई मिनिमम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जनरली होता क्या है जल्दीबाजी में पेपर में हम क्या करेंगे, जनरली यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा पेपर में हम क्या कर लेंगे, आई आई इज इक्वल टू हम क्या सिंपली जो लिखते हैं बी डी क्यूब बाय 12 2a का होल क्यूब डिवाइड बाय 12 कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको कैलकुलेट भी करके देखोगे तो कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो जल्दीबाजी में हम क्या करेंगे 3/4 को टिक लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारे पास गेट 2018 की जो मॉर्निंग सेशन में आए थे वो क्वेश्चन वो कवर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इवनिंग सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास इवनिंग सेशन में क्वेश्चन आया था, तो देखते हैं। अ वर्टिकल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एक्ट्स ऑन अ हिंज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 फ्रॉम द रोलर सपोर्ट Q of a beam of length L. The vertical reaction at the support Q is in kilonewton। तो ये जो Q हमारे पास Q जो सपोर्ट है यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा ये हमें बताना है जब ये हिंज पे 10 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, मूवमेंट अबाउट, अगर मैं इस पॉइंट को कुछ भी नाम ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए नाम ले लेता हूँ, या मूवमेंट अबाउट द हिंज मैं क्या करता हूँ, मूवमेंट अबाउट हिंज मुझे पता है कितना होता है, जीरो हो जाता है। मूवमेंट अबाउट हिंज इज जीरो। तो अगर मैं इसकी केवल इस साइड को कंसिडर करता हूँ, जो राइट साइड ऑफ द हिंज की कंसिडर करता हूँ, तो अगर इन्हें आर क्यू से डिनोट करता हूँ तो आर क्यू इंटू L/4 विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो आर क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थर्ड क्वेश्चन है आज का हमारा, ये भी गेट 2018 के सेशन में आया था, इवनिंग सेशन में। तो ये क्वेश्चन ऑल दो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, पर जैसे मैंने पहले कहा था कि जो सबसेट ही होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसलिए हम इसी के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो टू रिजिड बॉडीज ऑफ मास 5 kg and 4 kg आर एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस surface until acted upon by a force of 36 Newton as shown in the figure. The contact force generated between the two bodies in Newton is। तो ये एक डायग्राम दे रखा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो सरफेस है 5 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच, इन दोनों के बीच क्या होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स कितना लग रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो सरफेस है यहाँ पे, जो बॉटम सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो कोई भी रेजिस्टेंस ये बॉटम सरफेस प्रोवाइड नहीं करेगी। तो 36 किलो न्यूटन का लोड, सॉरी 36 न्यूटन का जैसे ही लोड अप्लाई हुआ हमारे इस दोनों ब्लॉक के सिस्टम के ऊपर, तो ब्लॉक क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। तो हम ये मान लेते हैं पहले इसे एक सिंगल एक ब्लॉक मान लेते हैं, 9 kg का एक सिंगल ब्लॉक हम अज्यूम कर लेते हैं कि 9 kg का एक सिंगल ब्लॉक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो बॉटम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बॉटम क्या है, कितना जीरो रेजिस्टेंस दे रहा होगा, 36 न्यूटन का इसमें हमारे पास फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, ए मान लेते हैं। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ में क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स विल बी इक्वल टू, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लग रहा है एक्सटर्नल 36, मास कितना है टोटल सिस्टम का 9 और ए। तो यहाँ से मैं क्या है एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 36/9 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या गया, एक्सेलरेशन आ गया। देखो अब दोनों ब्लॉक अगर इंटैक्ट रहेंगे, देखो फोर्स कब दोनों के बीच एक्ट कर रही होगी, जब दोनों ब्लॉक इंटैक्ट रहेंगे। अगर दोनों ब्लॉक इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों के बीच कोई भी फोर्स क्या एक्ट नहीं कर रही होगी, और इस तरह से क्या आगे वाला ब्लॉक मूव भी नहीं करेगा। तो अगर दोनों ब्लॉक इंटैक्ट रहेंगे, इसका मतलब दोनों की ही एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब इसका क्या मतलब कह सकता हूँ कि जो 4 kg का जो ब्लॉक है हमारे पास, वो भी कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, वो भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट इज इक्वल टू एफ सी। तो मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स को एफ सी से डिनोट किया है। तो यहाँ पे भी मैं दोबारा से न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा, तो एफ सी विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ सी वी हैव टू कैलकुलेट, मास पता है हमें 4 kg का है, 4 एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट करी, तो जो टोटल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया वो कितना आ गया, 16 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन भी चेक करेंगे तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी 16 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है गेट 2018 में, ये 2 मार्क्स में इवनिंग सेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 8 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड इलास्टिक बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 100 cross 200 mm is subjected to a uniformly distributed load of 10 kilonewton meter over its entire span. The maximum principal stress in MPa up to 2 decimal places at a point located at extreme compression edge of the cross section and at a 2 meter from the support is. तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है और बाकी कंडीशन हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें ये क्वेश्चन में क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम उसने कहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे क्या है यूडीएल इस तरह से लगा हुआ है। सिंपली सपोर्टेड बीम का जो स्पैन है वो 8 मीटर का स्पैन हमें गिवन है और जो यूडीएल का जो वैल्यू गिवन है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर की वैल्यू हमें गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक कोई भी एक पॉइंट जो क्या है सपोर्ट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, वहां इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है वो गिवन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है कितने का, 100 क्रॉस 200 mm का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना हो सकता है क्वेश्चन की जल्दीबाजी, पेपर में जल्दीबाजी में हम क्या गलती कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली क्या करें, केवल जो हमारे पास मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेस आएगा हम नॉर्मल या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कैलकुलेट करके आ जाए। तो हमें केवल फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं करना है, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए किसी भी ब्लॉक पे फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूंगा तो मुझे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई साथ ही साथ टाउ एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और उसने क्या बोला, एक जो पॉइंट है वो 2 मीटर अवे फ्रॉम दी सपोर्ट है, तो 2 मीटर अवे फ्रॉम दी सपोर्ट है और एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर के लिए अगर इस बीम को मैं इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखूंगा या बेंडिंग मोमेंट देखूंगा तो डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसका मतलब जो टॉप सरफेस होगी वो क्या होगी, टॉप सरफेस पे कंप्रेशन हो रहा होगा। तो एक्सट्रीम जो कंप्रेशन फाइबर होगा वो कहाँ, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। तो इस पे देखते हैं हम। अब अगर एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में हमें निकालना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे इसे मैं अगर एक्स मान लेता हूं तो इस पे क्या निकालना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा एक्स फ्लेक्सुरल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस को अगर कैलकुलेट करना है मुझे तो वो कितना हो जाएगा, एम एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई आई। तो अगर इस ये कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे क्या है ना, एम एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम एक्स में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, एम एक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है उससे पहले रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं एम एक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर मुझे वाली रिएक्शन को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इस रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, तो इस रिएक्शन की बात करता हूँ तो सिंपली कितनी हो जाएगी यहाँ पे रिएक्शन विल बी इक्वल टू 10 इंटू 8 और सिमेट्रिकल बीम है तो दोनों सपोर्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 80/2 दैट इज 40 किलो न्यूटन का हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन निकल के आएगी। रिएक्शन एक बार निकल के आ गई तो मैं मूवमेंट निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आएगा कैसे लिखा हुआ है। नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना। तो 80 माइनस 20 दैट इज 60 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास मूवमेंट आ गया। इस मूवमेंट को मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, ये जो फॉर्मूला था फ्लेक्सुरल स्ट्रेस का वहां पुट कर सकता हूँ। 60 इंटू मुझे एमपीए में वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैंने क्या किया, इसे न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर लिया। वाई की वैल्यू देखो कितनी होगी, एक्सट्रीम फाइबर से कितनी दूरी पे, 100 की दूरी, सॉरी न्यूट्रल एक्सेस से एक्सट्रीम फाइबर कितनी दूरी पे, 100 की दूरी पे। और अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया 100 इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा ने फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ रही है, 90 एमपीए के बराबर आ रही है। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितने के बराबर आ रही है, 90 एमपीए के बराबर आ रही है। अब यहाँ से मैं क्या, साथ में मुझे देखो अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैंने जैसे बोला मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए देखो अगर मैं इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक्सट्रीम फाइबर को मैं ड्रॉ करके देखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से कुछ कंप्रेशन लग रहा होगा। तो ये सिग्मा एक्स निकल गया। देखो इसके वाई एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा होगा तो ये 0 होगा। और साथ ही साथ जैसे मुझे पता है ये सरफेस क्या डिनोट कर रही है, जो टॉप सरफेस है दैट इज डिनोटिंग फ्री सरफेस। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने देखा था कि जो फ्री सरफेस होता है उस पर कितना शेयर स्ट्रेस होता है, उस पर 0 शेयर स्ट्रेस होता है। तो ये जो शेयर स्ट्रेस होगा वो भी 0 होगा। इसका मतलब टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और सिग्मा वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। दूसरे तरीके से मैं क्या देख सकता हूँ, एक और तरीका समझने का जो हो सकता है कि अगर ये रेक्टेंगुलर हमारे पास बीम है इस तरह से, तो इसमें शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है, देखो रेक्टेंगुलर बीम में शियर स्ट्रेस का वेरिएशन इस तरह से पैराबोलिक होता है। सेंटर पे मैक्सिमम होता है
और जो एक्सट्रीम फाइबर्स होते हैं उन पे 0 होता है। तो यही मैंने बोला टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ अपनी वैल्यू। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 90/2 का होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई की क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 1 एंड 2 दैट इज मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो वो कितना आएगा 90 एंड 0। तो इसका मतलब जो हमारे पास रिजल्ट आ गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस 90 एमपीए का आ गया। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अभी ऑप्शन देख लेते, अच्छा ऑप्शन नहीं था, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, तो जो हम आंसर टिक लगा आंसर लिख के आएंगे वो कितना आएगा 90 लिख के आएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो चीज ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है कि हम केवल यहीं पे केवल क्या हुआ, केवल फ्लेक्सुरल स्ट्रेस निकाल के ना जाए। ऐसा ना हो कि केवल और केवल फ्लेक्सुरल स्ट्रेस निकाल के आ जाए। और ये देखो अब इसमें लक बाय चांस हो क्या रहा है, दोनों ही क्या है रिजल्ट 90 आ रहे हैं, इसलिए क्या है कोई गलत नहीं होगा। पर ऑल्दो अगर कहीं और क्वेश्चन में कोई और वैल्यू आ रही होती फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसी के साथ हमने क्या किया, गेट 2018 में जो क्वेश्चन आए थे मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों ही सेशन के कवर कर लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।